हेलो स्टूडेंट्स, आज हम करने जा रहे हैं यूनिट फर्स्ट का एंथोसिरोस। जो हमारा चैप्टर है एंथोसिरोस। जो एंथोसिरोस है बच्चों, वो होता है ब्रायोफाइटा का सदस्य। ये जो ब्रायोफाइटा का सदस्य है और जो इसकी क्लास होती है वो होती है एंथोसिरोटेजी। अब हम इसके बारे में स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ओक्यूरेंस एंड डिस्ट्रीब्यूशन। ओक्यूरेंस का मतलब है कि ये हमें प्राप्त कहाँ से होता है, और डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब है कि ये कहाँ कहाँ पाया जाता है और इसका वितरण कहाँ कहाँ रहता है। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं। अगर नॉर्मली बात की जाए एंथोसिरोस की, तो एंथोसिरोस वैसे तो पूरे विश्व भर में पाया जाता है, लगभग सभी स्थानों में पाया जाता है। लेकिन जो मेनली इसका जो प्राप्ति स्थान है, जो मुख्य रूप से ये पाया जाता है, वो पाया जाता है ये उष्ण एवं शीतोष्ण प्रदेशों में। उष्ण एवं शीतोष्ण प्रदेशों में इसकी जो संख्या है, मात्रा है, बहुत अधिक होती है, बहुत ज्यादा होती है। जो एंथोसिरोस है, एंथोसिरोस, इसकी अगर हम ओवरऑल बात करें तो इसकी जो कुल जातियां हैं वो तो होती हैं टोटल 200। आज तक हमें लगभग 200 जातियां प्राप्त हो चुकी हैं किसकी, एंथोसिरोस की। अगर हम इंडिया यानी कि हमारे देश भारत की बात करें तो इसमें लगभग 25 जातियां पाई जाती हैं एंथोसिरोस की। ठीक है जी। इनमें भी क्या है, एंथोसिरोस जो हिमालय पर्वत पर यानी कि जो उसकी चोटियों पर पाया जाता है, उसकी पहाड़ियों पर पाया जाता है, एंथोसिरोस हिमालयन टीज। ये इसकी सबसे फेमस जाति है जो हमारे इंडिया में मुख्यतः पाई जाती है। फिर ये नम चिकनी मिट्टी और नम स्थानों की पहाड़ियों पर सबसे ज्यादा पाया जाता है। नम का मतलब होता है कि जैसे मिट्टी है, मिट्टी में जल की मात्रा भी उपस्थित रहे तो वो कहलाती है मिट्टी नम मिट्टी। यानी कि उसमें हल्का हल्का क्या हो, जल वाष्प रहे या जल के अणु की उपस्थिति रहे तो वो कहलाती है चिकनी मिट्टी, नम व चिकनी मिट्टी। और नम स्थानों की पहाड़ियों पर अगर हम बात करें पहाड़ों की, तो ये जहां पर नम यानी कि सबसे ज्यादा वर्षा होती रहे और लगातार वर्षा होती रहे तथा वहां पर पानी की पर्याप्त मात्रा बनी रहे तो उस प्रकार की पहाड़ियों पर भी ये पाई जाती हैं। फिर हम बात करें इनके अलावा नम और पहाड़ियों के अलावा अगर हम बात करें तो ये शुष्क स्थान में बिल्कुल भी जीवित नहीं रह सकती, क्योंकि इनको क्या है, हमेशा छायादार व ठंडे ये स्थान पसंद है। इन स्थानों पर ये सबसे ज्यादा अपनी ग्रोथ करती हैं, अपने सबसे ज्यादा फैलाव करती हैं। तो इसलिए जो शुष्क स्थान है वहां पर ये नहीं पाई जाएंगी। अब हम बात करते हैं प्लांट बॉडी की, यानी कि जो इसका शरीर है, जो पादप है एंथोसिरोस का, वो किस प्रकार का होता है। तो चलिए देखते हैं। जो प्लांट बॉडी है इसकी, वो होता है युग्मकोद्भिद, यानी कि जो गैमेटोफिटिक होता है, ये युग्मकोद्भिद होता है। कौन, एंथोसिरोस। दूसरा हम बात करें छोटा, आकार में ये छोटा होगा, चपटा होगा। सूखा यानी कि जो जब जड़, तना और पत्तियां, इनको हम पूर्ण रूप से स्पष्ट रूप से अलग अलग कर पाए तो वो तो कहलाता है फिर ये असुकाय। लेकिन जब जड़, तना, पत्तियां तीनों सिकुड़कर बिल्कुल छोटे आकार में रह जाए या हम इनमें अच्छे से स्पष्ट रूप से विभेद ना कर पाए तो वो कहलाता है, जो शरीर कहलाता है वो सुकाय कहलाता है, यानी कि संगठित शरीर कहलाता है, सुकाय। श्यान का मतलब होता है कि लेटे हुए अवस्था में जो इनके पादप होते हैं वो लगभग इस प्रकार श्यान अवस्था में पाए जाते हैं, लेटे हुए अवस्था में पाए जाते हैं। फिर पीला हरा, क्योंकि हमें पता है जितने भी पादप होते हैं उनके अंदर विभिन्न प्रकार के वर्णक पाए जाते हैं। वर्णक जो क्या करते हैं, पादपों को रंग प्रदान करने का काम करते हैं। अब ये डिपेंड करता है कि किस पादप के अंदर किस प्रकार का रंग वर्णक पाया जाता है। अब इसके अंदर हरा व पीला रंग, जैसे पीला व हरा रंग अथवा गहरा हरा, हमें पता है पर्णहरित, जो पर्णहरित है, क्लोरोफिल है,
अगर वो ज्यादा मात्रा में पाया जाता है तो पादप का रंग गहरा हरा हो जाता है। अगर वर्णहरित कम मात्रा में कम मात्रा में है तो दूसरा जो ज्यादा वर्णक है वो हावी हो जाता है, तब उसका रंग पादप का रंग हरे के अलावा हो जाता है। तो ये पीला हरा अथवा गहरा हरा हो सकता है। अब दूसरे पॉइंट की बात करें हम इसके पादप शिरे की, जो इसका स्पष्ट मध्य शिरा का अभाव पाया जाता है। स्पष्ट मध्य शिरा का मतलब है, अगर हम पत्तियों की बात करें तो जो इसकी जो मध्य शिरा है इसका अभाव पाया जाता है, यानी कि प्लांट्स में बहुत कम ये जो एंथोसिरोस के पादप हैं इसकी पत्तियों में जो मध्य शिरा होगी वो बहुत कम विकसित होगी या ना के बराबर होगी। अगर अगला पॉइंट हम बात करते हैं मूलाभास। मूलाभास का मतलब होता है जो जड़ें होती हैं रोम सदृश्य, रोम के समान, यानी कि बिल्कुल हल्के से महीन धागे के समान संरचनाएं होती हैं, एक कोशीय है, यानी कि इनके अंदर एक कोशिकाएं पाई जाती हैं, प्लस अशाखित, इनकी आगे से आगे ब्रांचेस नहीं रहेंगी, ये केवल अशाखित रहती हैं। वह असंख्य और बहुत अधिक मात्रा में रहती हैं, असंख्य होंगी, एक कोशिक होंगी प्लस अशाखित होंगी, यानी कि इनकी आगे ब्रांच नहीं निकलेगी। तो इस प्रकार ये प्लांट बॉडी पाई जाती है एंथोसिरोस की। हाँ जी, अब हम बच्चों देखते हैं जो हमारा एंथोसिरोस पादप है, एंथोसिरोस प्लांट है, उसकी आंतरिक संरचना यानी कि इंटरनल स्ट्रक्चर, इसकी आंतरिक संरचना कि यह पादप के अंदर वाले भागों में क्या क्या पाया जाता है। आंतरिक संरचना, आंतरिक संरचना में सबसे पहले पॉइंट है इनके अंदर उत्तक विभेदन नहीं पाया जाता। उत्तक यानी कि टिश्यू और टिश्यू मिलकर बने होते हैं कोशिकाओं से, यानी कि ग्रुप ऑफ सेल से। अब यानी कहने का मतलब ये है कि जब कोशिकाएं, बहुत सारी कोशिकाएं आपस में मिल जाती हैं, ग्रुप बना लेती हैं, तो उनको कहते हैं उत्तक। अब इनके अंदर उत्तक विभेदन नहीं पाया जाता है, यानी कि हम अगर दूसरे पादपों की बात करें तो उनके अंदर उत्तकों का विभेदन पाया जाता है, जैसे कि सरल उत्तक, दूसरा उनमें रहता है जटिल उत्तक, उत्तक, और तीसरे हम बात करें विशिष्ट उत्तक, विशिष्ट उत्तक। अगर इनसे पहले की बात करें ये तो होते हैं बच्चों स्थायी उत्तक के प्रकार, कि जैसे स्थायी उत्तक हुए, अस्थायी उत्तक हुए। अब स्थायी उत्तकों से दूसरा अलग पॉइंट होता है, वो होता है विविध्योत्तक, यानी कि विभाजन करने वाला। तो एक रहता है स्थायी उत्तक, दूसरा रहता है विविध्योत्तक। अब स्थायी उत्तक के अंदर भी आगे डिवाइडेशन रहता है, विभेदन रहता है कि सरल उत्तक है, जटिल उत्तक है, विशिष्ट उत्तक है, और दूसरा जो मुख्य पॉइंट है वो है विविध्योत्तक। लेकिन इनके अंदर किसी भी प्रकार का उत्तक विभेदन नहीं पाया जाता। अगले पॉइंट की हम बात करें, सतह की कोशिकाएं छोटी एवं व्यवस्थित होती हैं। सतह का मतलब है, यानी कि अगर ये कोई प्लांट है, इसका बाहर की तरफ, या अगर इसकी हम पत्ती की बात करें तो जो सतह के ऊपर पाई जाती है, ऊपर की तरफ जो पाई जाती हैं वो सतह कहलाती है। तो उनके ऊपर पाई जाने वाली जो कोशिकाएं होती हैं वो बिल्कुल छोटी होती हैं और व्यवस्थित रूप से विन्यासित रहती हैं। व्यवस्थित रूप से विन्यासित, विन्यासित का मतलब है कि ये अपनी जगह पे बिल्कुल अरेंजमेंट किए हुए रहती हैं, किस प्रकार इनको रहना चाहिए। तो ये आकार में छोटी होती हैं और विन्यासित रहती हैं। इनके अंदर बड़ा लेंस आकृति का, यानी कि लेंस की आकृति का लगभग हरितलवक पाया जाता है। हमें पता है हरितलवक क्या काम करता है। हरितलवक का काम रहता है प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करना, फोटोसिंथेसिस करना। फोटोसिंथेसिस से पादप अपना भोजन बनाते हैं, ये अपना भोजन स्वतः बनाते हैं, इसलिए इनको स्वपोषी भी कहते हैं, ऑटोट्रॉप्स भी कहते हैं।
तो इनके अंदर बड़ा लेंस की आकृति का क्या पाया जाता है, हरित लवक पाया जाता है। अगला पॉइंट की बात करें, कुछ जातियों में निचली सतह पे रंध्र पाए जाते हैं। अब हमने ऊपर वाले की बात करी तो ऊपर वाले में तो कोशिकाएं पाई जाती हैं छोटे आकार की। अब हम नीचे की तरफ बात करें सतह पे, तो यानी कि जो पत्ती की जो नीचे वाली तरफ होगी, सतह होगी, उसके अंदर रंध्र पाए जाते हैं। अब हमें ये बात पता है, जो रंध्र होते हैं या स्टोमेटा होते हैं वो क्या काम करते हैं, एक तो गैसों का आदान प्रदान करने का काम करते हैं, प्लस वो करते हैं वाष्पोत्सर्जन। गैसों का आदान प्रदान यानी कि पादपों को, मनुष्य की तरह ही सभी सजीवों को, चाहे वह पादप है, चाहे वह मनुष्य है, जानवर है, कुछ भी है, उन सभी को क्या करते हैं, गैस की आवश्यकता होती है। श्वसन क्रिया के लिए गैसों की आवश्यकता होती है, और श्वसन क्रिया के लिए हमेशा कौन सी गैस काम में आती है, ऑक्सीजन काम में आती है। तो इसी प्रकार पादपों को ऑक्सीजन तथा CO2 की सबसे ज्यादा आवश्यकता रहती है। भोजन बनाने के लिए पादप CO2 का यूज करते हैं और श्वसन क्रिया के लिए पादप ऑक्सीजन का यूज करते हैं। तो उन गैसों का आदान प्रदान करने के लिए ही पादपों की पत्तियों के अंदर पाए जाते हैं रंध्र, जो कि क्या करते हैं, इसके अंदर एंथोसिरोस के अंदर निचली सतह के ऊपर उपस्थित रहते हैं ये रंध्र। फिर हम नेक्स्ट बात करें कि जो रंध्र हैं वो हमेशा खुले रहते हैं। कई पादप जातियों में या कई ऐसी जातियां होती हैं जिनके अंदर पादप के जो रंध्र होते हैं वो खुलते हैं और बंद होते हैं, यानी कि वो आवश्यकता अनुसार खुलते बंद होते रहते हैं। लेकिन जो एंथोसिरोस है इसके अंदर हमेशा रंध्र खुले रहते हैं, सदैव ओपन रहते हैं। तो सदैव ओपन रहेंगे तो मतलब इससे क्या होगा, लगातार गैसों का आदान प्रदान भी होता रहेगा और वाष्पोत्सर्जन की क्रिया भी होती रहेगी। क्योंकि ये नम वाले छायादार वाले स्थानों पर रहना पसंद करते हैं, तो इसके अंदर ऑटोमेटिकली जो वाष्पोत्सर्जन है वो कम होगा, क्योंकि जहां पे गर्मी या धूप ज्यादा होगी वहां पे वाष्पोत्सर्जन अधिक मात्रा में होगा, जहां पे छायादार नम स्थान रहेगा वहां पे इनके पानी की कमी कम होगी। अगला हम बात करें, जो ये रंध्र होते हैं, जो पोर्स होते हैं, स्टोमेटा होते हैं, इनको बोलते हैं श्लेष्मी रंध्र, क्योंकि इन रंध्रों के अंदर श्लेष्मा पाया जाता है, तो इसलिए इनको श्लेष्मी रंध्र कहते हैं। श्लेष्मी रंध्र कहते हैं। इनमें ब्लू ग्रीन एल्गी की कॉलोनी, यानी कि जो नील हरित शैवाल है, नील हरित शैवाल, किसी भी हम नील हरित शैवाल का उदाहरण ले लेते हैं। मान लीजिए हम नोस्टॉक की बात करते हैं, तो इनके अंदर नोस्टॉक की कॉलोनी छिपी रहती है। कॉलोनी का मतलब ये है कि अगर हम सिंगल सदस्य की बात करें, सिंगल शैवाल की बात करें तो एक अकेला, लेकिन जब कॉलोनी की बात हो जाएगी तो ये बहुत सारे सदस्य हो जाएंगे जो क्या करते हैं, इनके रंध्रों के ऊपर चिपके रहते हैं। अब हमें पता है कि कोई सदस्य, कोई भी जीव अगर दूसरे जीव के साथ या उसके ऊपर रहता है तो वो क्या करता है, सहजीवन का उदाहरण शो करता है, सहजीवन, क्योंकि वो पादप या वो जीव उस जिस जीव के ऊपर रह रहा है उसके लिए कुछ करेगा और उससे कुछ ना कुछ अपने लिए प्राप्त करेगा। तो वो हम अगले पॉइंट में पढ़ेंगे कि ये एक दूसरे का सहजीवन कैसे शो करते हैं। एक बार हम यहाँ पे ये देख रहे हैं कि इनका ब्लू ग्रीन एल्गी यानी कि नील हरित शैवाल के साथ संबंध पाया जाता है और इनकी कॉलोनी यहाँ पे उपस्थित रहती है रंध्रों के ऊपर। प्रत्येक हरित लवक में एक एक जटिल पायरेनाइड पाया जाता है, क्योंकि हमें पता है जो हरित लवक है वो प्रकाश संश्लेषण का काम करता है और हरित लवक के अंदर पायरेनाइड भी पाए जाते हैं। लेकिन कई जातियां इसकी ऐसी भी होती हैं जिसके अंदर पायरेनाइड नहीं पाया जाता, एब्सेंट रहता है। तो इस प्रकार ये इंटरनल स्ट्रक्चर होती है, यानी कि इसकी आंतरिक संरचना होती है एंथोसिरोस की। एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं। इनके अंदर उत्तक विभेदन नहीं पाया जाता। हमें देखा है जो उत्तक होते हैं वो कोशिकाओं का समूह होते हैं, कोशिकाओं से मिलकर उत्तक बनते हैं, उत्तकों से मिलकर अंग बनते हैं और अंग से मिलकर अंग तंत्र और अंग तंत्र से मिलकर पूरा शरीर बनता है। फिर है कि सतह की कोशिकाएं छोटी, सतह की जो कोशिकाएं होती हैं वो आकार में छोटी होती हैं और विन्यासित होती हैं, मतलब बिल्कुल अपने प्रॉपर अपनी जगह पे रहती हैं। फिर है बड़ा लेंस आकृति का, इनमें बड़े आकार का लेंस की आकृति का पाया जाता है हरित लवक, जो क्या करता है, प्रकाश संश्लेषण का काम करता है। कुछ जातियों में निचली सतह पर रंध्र पाए जाते हैं,
जो क्या करते हैं, गैसों का आदान प्रदान करने का काम करते हैं, प्लस वाष्पोत्सर्जन का काम करते हैं। और ये रंध्र हैं हमेशा खुले रहते हैं, ओपन रहते हैं। और इन रंध्रों के ऊपर पाए जाते हैं नील हरित शैवाल, मान लीजिए नोस्टॉक की कॉलोनी पाई जाती है। फिर है प्रत्येक हरित लवक में एक एक जटिल पायरेनाइड पाया जाता है। फिर है कुछ जातियों में पायरेनाइड नहीं पाया जाता, तो वो डिपेंड करता है कि एंथोसिरोस की कौन सी जाति है जिसके अंदर पायरेनाइड है, और कई जातियां ऐसी होती हैं एंथोसिरोस की जिनके अंदर पायरेनाइड नहीं पाया जाता।